बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है, लेकिन उसके पहले आप एक चीज बात करना चाहूंगा। कोई भी बिल्डिंग हो या किसी का भी इंसान का करियर हो और कोई भी चीज हो दुनिया में, कोई भी चीज हो, इसको एक बिल्ड करके उसको सस्टेन करने के लिए उसके सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, वो है फाउंडेशन, उसका बेस। क्योंकि जब आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप जो है सस्टेन नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट जो टर्म्स यूज होते हैं शेयर मार्केट में। और सबसे पहला है हमारे लिस्ट में सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो कि हम एक्चुअल में जो लोग पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, कंपनीज में शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, ये जो है हमारा इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंजेस कौन होते हैं? बीएससी हो गया, एनएससी हो गया। ये इनका रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, इनसे मंथली रिटर्न्स, मंथली जो कंप्लायंसेस करवाना, ये लोग बराबर चल रहे नहीं चल रहे, या मतलब कोई फ्रॉड इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, या बराबर से इनके जो ऑपरेशन है, जो स्टॉक एक्सचेंज में सेल बाय, ये सारी चीजें जो है ये प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है, इस सब का जो है रेगुलेशन करता है सेबी। और तीसरी पार्टी जो इन्वॉल्व है, ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, ये लोग जो है प्रॉपरली सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स बना रहे नहीं बना रहे, अग्रीमेंट्स कर रहे, जो इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस है उनके सॉल्व कर रहे, प्रॉपरली नहीं कर रहे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है प्रॉपरली मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे, इन सारा चीजों का जो है कंप्लायंसेस बोलो या कोई एनुअल फाइलिंग्स बोलो, ये सारी चीजें जो है सेबी रेगुलेट करता है। और इस यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लोगों के इंटरेस्ट डाले हैं, इसके अलावा भी सेबी बहुत सी चीजों के बारे में रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, और बहुत सी चीजें जो है कंट्रोल करता है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। और सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है वाया ऑफिशियल गैजेट। सेबी एक सेपरेट और इंडिविजुअल बॉडी होती है जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और एक सेपरेट, समझ लो एक सेपरेट बॉडी, कॉर्पोरेट या कंपनी जैसा ही एक सेबी होता है जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं। स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे इंडिया में बहुत से स्टॉक एक्सचेंजेस, वैसे तो 50 टू अराउंड 60 के ऊपर, उनको स्मॉल मीडियम एक्सचेंजेस भी बोलते हैं कुछ। और लेकिन जो सबसे फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस जो है इंडिया में, एनएससी और बीएससी। एनएससी माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक कंपनी होती है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जो कंपनीज होती है जिनको पब्लिक से पैसा रेज करना होता है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कंपनीज सारे फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद जो है कंपनी लिस्टिंग होती है, और उसके बाद जो है कंपनी अपना आईपीओ या उनका शेयर जो है वो पब्लिक के लिए इशू करती है, और पब्लिक जो है सब्सक्राइब करते हैं, यानी अपन जो शेयर्स खरीदते हैं उसको सब्सक्राइब करते हैं। और शेयर माने आप समझ लो एक हिस्सा कंपनी में, जो आप जब शेयर खरीदते हो तो कंपनी में आपका उतना जो परसेंटेज या जो रेशो, जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, उतने का हिस्सा जो है आपके नाम पे हो जाता है। तो बोलने का मतलब यही है कि स्टॉक एक्सचेंजेस जो है कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स को जो है एक जगह पे लाते हैं, और उनको एक फैसिलिटेशन देती है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जो अपना सिक्योरिटी से जो एक्सचेंज हो, और जो पब्लिक का पैसा है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स हो गए जो कि ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज, ना कि सिक्योरिटीज, यहाँ पे बॉन्ड्स भी जो है ट्रेड होती है, और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो सारों का जो है ट्रेडिंग सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे होता है। इसके बाद हमारे लिस्ट में मेन मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं मर्चेंट बैंकर्स या ब्रोकर्स। यहाँ पे आप जो है डिफरेंस समझिए मर्चेंट बैंकर्स और ब्रोकर्स के बीच का। मर्चेंट बैंकर्स वो लोग होते हैं जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। पोर्टफोलियो यानी अगर आपने कुछ 10 कंपनी के अलग अलग शेयर्स खरीद रखे हैं, तो ये जो आपका जो बंडल हो गया, इसे हम पोर्टफोलियो करते हैं। और आपने अगर किसी बैंकर को दिया है मैनेज करने के लिए, तब वो हो जाता है मर्चेंट बैंकर। और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है जो दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे लिस्ट करी है। और हैंडल जो है पब्लिक इश्यूज, जब मतलब जब कंपनी लिस्टिंग होती है तो उसका भी जो मैनेजमेंट बोलो, कंसल्टेंसी बोलो, एडवाइजरी बोलो, ये सारी चीजें भी जो है मर्चेंट बैंकर जो है मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। अब दूसरे आते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स एक्चुअली जो है मिडलमैन होते हैं, जो कि हमारे बिहाफ पे, यानी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के बिहाफ पे जो है बाई सेल करते हैं शेयर्स ऑन सिक्योरिटीज एक्सचेंज। और ये क्या करते हैं, इसके बदले में कमीशन ब्रोकरेज जो है चार्ज करते हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स से। नेक्स्ट हम समझते हैं सीडीएसएल और एनएसडीएल। सीडीएसएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, और एनएसडीएल का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। बेसिकली ये जो सीडीएसएल और एनएसडीएल है, ये दोनों भी रजिस्टर्ड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये जो हम शेयर्स खरीदना बेचना चालू करते हैं, उनको जो है डीमैट फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है एनएसडीएल और सीडीएसएल होल्ड करते हैं, ना कि सिर्फ शेयर्स और सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स हो गए, आपके ईटीएफ हो गए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और जो भी अलग चीजें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, उन सारी चीजों को जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज में ये सीडीएसएल और एनएसडीएल होल्ड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं, इसका मतलब आपको मैं थोड़ा सा एक हिस्ट्री ब्रीफ दे देता हूँ। पहले कैसे होता था, जब आप शेयर्स खरीदते थे तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, फिजिकल कॉपी मिलती थी। तो आप जो है उस शेयर सर्टिफिकेट को लाके रखते थे, और जब भी आपको ट्रेड करना हो तो आप उस शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू जो है अपना अपना सेटलमेंट वगैरह कर सकते थे। लेकिन अभी वो सारा प्रोसीजर जो अबॉलिश हो चुका है, और अभी जो है शेयर्स एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक डीमैट फॉर्म में, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में
जो है होल्ड करे जाते हैं, और उसको होल्ड करने का जो प्रोग्राम है, जो प्रोसीजर है, जो भी चीज़ें रेगुलेट वगैरह जो भी करना है, जो सीडीएसएल और एनएसडीएल इनके अंडर होता है। आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एक्चुअली क्या है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है। तो देखिए, डीमैट अकाउंट वो होता है जहाँ पे आपके जो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, ये सारी जो आप खरीद के रखते हो, इन सबको एक जगह पे होल्ड करना, उस अकाउंट को जो है डीमैट अकाउंट बोलते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे आप बेचते हो शेयर, खरीदते हो एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको अपन बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो डीमैट मतलब जहाँ पे आपके जो शेयर, सिक्योरिटीज जो भी है, वो एक जगह पे जमा होकर रहेंगे, उसको बोलेंगे अपन डीमैट। और जहाँ पे आप खरीदना बेचने का जो ट्रांजैक्शन, जो इवेंट हो रहा है, उसे हम बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो सर यहाँ पे जो है हम सबको एक कॉमन सा डाउट आ सकता है कि डीमैट और ट्रेडिंग ये दोनों अलग अलग अकाउंट अपने को ओपन करने पड़ते हैं। हाँ, ऐसा देखा जाए तो थेरोटिकली आप देखोगे तो हाँ, कि डीमैट और जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इन दोनों अलग अलग अकाउंट होते हैं। लेकिन जब आप एक ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हो, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है डीमैट और ट्रेडिंग आपको एक ही अकाउंट के थ्रू मिल जाता है, और दोनों फैसिलिटी जो है एक ही अकाउंट में हो जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। तो समझिए, इन्वेस्टर कौन होता है। इन्वेस्टर नॉर्मली वो लोग होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो है शेयर्स को होल्ड करते हैं, और एक लार्जर रिटर्न के लिए जो है शेयर्स को होल्ड करते हैं। लेकिन ट्रेडर ऐसा नहीं है। ट्रेडर जो है डेली रूटीन बेसिस पे जो है टेक्निकल एनालिसिस बोलो, फंडामेंटल एनालिसिस बोलो, ये सारी जो चीजें है, राइजिंग या फॉलिंग, जो मतलब शेयर कैसे बढ़ रहा है, कैसे उतर रहा है, ये सारी चीजों पे जो है एक ध्यान रखता है, और उस सारी चीजों का जो एक फायदा उठाने का जो कोशिश करता है, और डेली डेली बेसिस पे बोलो या रूटीन बेसिस पे जो है वो पोजीशंस लेते रहता है, और एक फ्रीक्वेंटली प्रॉफिट जो है वो बुक करते रहता है। ना कि इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म में बुक करेगा, मतलब आज खरीदेगा और कभी जाके उसको जब लगेगा तो बेच के जो है प्रॉफिट बुक करेगा, ऐसा नहीं रहता। ट्रेडर जो है वो एक फ्रीक्वेंट बेस पे, मतलब आज आज भी बुक किया, कल भी बुक किया, ऐसे लोग जो होते हैं वो ट्रेडर माने जाते हैं। अगर होना चाहिए, ये आपको जो है लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। तो आज समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट और ट्रेड कैसे करें, कंपनी कैसे सिलेक्ट करें, बाकी इन्वेस्ट कैसे करें, प्रॉफिट लॉस कैसे देखें। तो हमारा वीडियो का पहला स्टेप जो होने वाला है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, नेक्स्ट एनालिसिस एंड सिलेक्शन ऑफ कंपनी, जी उसके बाद जो है इन्वेस्ट एंड मॉनिटर, और उसके बाद जो है वो प्रॉफिट्स एंड अवॉइड लॉसेस और मिनिमाइज लॉसेस। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करके इस एक एक फैक्टर को समझते हैं, और देखते हैं कि क्या क्या चीजें अफेक्ट हो रही है, कौन से मैटर में, और एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। तो हम में से बहुत लोगों को एक डाउट आता है कि इंट्रोडक्शन मतलब कितना पैसा लगा है शेयर मार्केट में, और कैसे पैसे लगाए। तो यहाँ पे जो है तीन फैक्टर आपके जो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करती है, वो है कि आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। मतलब आप समझिए, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट से। सपोज आप कमाते हो 10,000, और तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि आप 10,000 के 10,000 रुपए का रिस्क ले सकते हो। आप अगर सपोज 10,000 कमा सकते हो, तो आपकी रिस्क एबिलिटी आपके हिसाब से लग रही है कि 1,000 रुपए तक का जो है आप रिस्क ले सकते हो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये जो फैक्टर है, आपको अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे डिसाइड करना होता है कि मैं कितने कैपिटल तक का जो है रिस्क ले सकता हूँ शेयर मार्केट में, हमारा कैपिटल इंट्रोड्यूस करके। कैपिटल का सेकंड रूल ऐसा भी है कि आपको कभी पैसा बोरो करके जो है शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बोरो करने से एक तो आप पे ऑलरेडी शेयर मार्केट का जो है अप एंड राइजिंग का जो शेयर प्राइसेस था, इसका प्रेशर तो रहेगा ही। लेकिन जब आप बोरो करते हो पैसा, तो उसका इंटरेस्ट, उसका रिपेमेंट जो है, उसका भी बोझ जो है आपके ऊपर एक बोझ बन जाएगा। इसके वजह से जो है आपका मेंटली हेल्थ नहीं तो फाइनेंशियल हेल्थ पे भी जो है अफेक्ट कर सकता है। और इसी रीजन की वजह से जो है, जब जितना पैसा आप अपने जेब से अफोर्ड कर सकते हो शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, उतना ही पैसा आपको लगाना चाहिए, ना कि आपको पैसा बोरो करके लगाना चाहिए। और थर्ड रूल है एक एज फैक्टर। देखिए, शेयर मार्केट में आप जितना कम एज से इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसी तरह से एक एज फैक्टर ऐसा है, यदि आपके पास 100 रुपए एग्जाम्पल के तौर पे, और आपका एज है 25, तो 100 माइनस 25, तो 75% जो है आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, और बैलेंस 25% जो है आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में वगैरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये हो गया एज फैक्टर और इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल के 3 रूल। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कंपनी की एनालिसिस और कैसे करें, और कंपनी कैसे चूज करें। तो यहाँ पे जो है 3 फैक्टर्स कंपनी को एनालिसिस और सिलेक्शन में अफेक्ट करती है। जैसे कि पहला हो गया इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में हमको 4 चीजें जो मेन होती है उसे देखना होता है। जैसे कि आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आपका पर कैपिटा, जो ग्रॉस डोमेस्टिक पर पर्सन जो आपका कंट्री का चलते रहता है, जो मिनिस्ट्री भी अपलोड करती है क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो इस चीज पे जो एक बारीक नजर रखनी चाहिए। और दूसरा जो है, आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सपोज आप एक आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट कैसे चल रहा है बाकी कंपनी के मुताबिक, और बाकी कंपनीज का एवरेज ग्रोथ इंडस्ट्री रेट कैसे चल रहा है, इस चीज का भी एक आपको थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए इन्वेस्ट करने के पहले। और थर्ड फैक्टर जो है इन्फ्लेशन। कंट्री में अभी आप देख सकते हो, जैसे कि हमारे कंट्री में कोविड 19 का क्राइसिस आ चुका है,
तो उसी मुताबिक सारे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ चुके हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो इन्फ्लेशन का जो आप जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उस पे कैसे अफेक्ट करेगा। और इन्फ्लेशन से हम एक चीज भी जोड़ सकते हैं। सपोज समझिए इन्फ्लेशन रेट चल रहा है सपोज 6 to 7% का, और अगर यदि आप इन्वेस्ट करते हो पैसा एफडी में तो आपको मिल रहा है 4 से 5% का रिटर्न। तो आप एक तो कंपेयर कीजिए, अगर इन्फ्लेशन 6 to 7% चल रहा है और आप कमा तो 4% रही है एफडी में लगा के, तो आप जो है लॉस में हो। क्योंकि आप देख सकते हो 6 to 7 मतलब 7% माइनस 5%, तो 2% का आपका इन्फ्लेशन को बीट न कर पाने का जो डिफरेंस है वो आपका नॉशनल लॉस बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात यही है कि शेयर मार्केट में आपने जो कंपनी सिलेक्ट करे हो, आपका जो एनालिसिस है उसके जो सीएजीआर बोलो, ग्रोथ रेट बोलो, इसके हिसाब से आप इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। जो इन्फ्लेशन का रेट है उससे ज्यादा आप अगर एफडी से ज्यादा पैसे कमा रहे हो नहीं कमा, यदि आप एफडी से ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो उस शेयर में पैसा लगाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जब एफडी में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको फिक्स रिटर्न मिलते हैं। तो यहाँ पे शेयर मार्केट में अगर एफडी से कम रिटर्न आप ले रहे हो तो रिस्क लेने का मतलब ही नहीं आता है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करो तो पूरी एनालिसिस के साथ करो और कंपेयर करो कि मेरा फिक्स्ड इनकम कितना आ सकता है अगर मैं ये पैसा कहीं और लगाता हूँ, कोई बैंक में एफडी करता हूँ, और अगर मैं रिस्क लेके कितना कमा पाता हूँ शेयर मार्केट में। और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे अभी मानसून में वगैरह आप देखोगे तो फर्टिलाइजर्स बोलो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बोलो या ट्रांसपोर्टेशन जो इंडस्ट्रीज होती है, इनको एक मेजर अफेक्ट होता है और जिसका जो है उनका अर्निंग्स पे अफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें एक ऊपर ऊपर से या थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो, ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी आप लेके जो है कंपनी सिलेक्ट करते हो थोड़ा इंफॉर्मेशन लेके एनालिसिस कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस, और आगे बढ़ते हैं समझते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस कैसे करें और क्या फैक्टर्स है जो जिन पे हमारा नजर होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 फैक्टर्स जो है यहाँ पे मैंने लिस्ट करी है। उसमें से जो पहला है डिमांड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। सपोज आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो जैसे कोलगेट हो गया, पेस्ट, तो इनका जो डिमांड और सप्लाई है क्या ये स्टेबल है, क्या यहाँ पे नए कॉम्पिटिटर्स का जो मार्केट है, मार्केट शेयर वगैरह कैसा है, कंपनी अपने डिमांड को बराबर सप्लाई कर पा रही है नहीं कर पा रही है, उनके रिसोर्सेस जो सप्लायर से वगैरह मटेरियल आ रहे हैं वो उनका सप्लाई वगैरह बराबर है। ऐसी जो चीजें है यहाँ पे अफेक्ट करती है और इन पे जो है आपको नजर रखनी चाहिए। और नेक्स्ट फैक्टर जो है गवर्नमेंट और पॉलिटिकल फैक्टर्स। देखिए अभी जैसे इलेक्शंस आते हैं तो गवर्नमेंट चेंज होती है, गवर्नमेंट के नए जो है उनके प्रोमिसेस आते हैं, तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट कौन सी डिसीजंस लेने वाली है, गवर्नमेंट कौन सी चीजों पे जो है अपना फोकस करना चाहती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, तो इस सारी चीजों का जो है एक आपको नजर रखना चाहिए और इन चीजों का जो है कंपनी पे कैसे अफेक्ट पड़ सकता है ये सारी चीजें आपको गूगल से समझ जाएगी। अगर आप गूगल पे नॉर्मली सर्च भी करोगे तो क्या सप्लाई मतलब इन डिसीजंस का, अगर सपोज एक आरबीआई की पॉलिसी आ रही है तो उस आरबीआई की पॉलिसीज का बैंकिंग सेक्टर पे क्या फर्क पड़ सकता है, फॉरेन एक्सचेंज पे क्या फर्क पड़ सकता है, तो ये सारी चीजें जो है आपको गूगल से इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आप जो है इजीली इस डेटा को एक्सेस कर सकते हो। थर्ड फैक्टर जो है कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। अभी एक रिसेंट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, 2 साल 3 साल पहले जियो आया था, तो उसके पहले जब था आइडिया बोलो, वोडाफोन बोले, सारी कंपनीज अपनी अपनी रेट्स लगा के एक अच्छा प्रॉफिट, एक सस्टेनेबल ग्रोथ देख रही थी। लेकिन जब जियो इंडस्ट्री में एंटर हुआ तो ये सारी कंपनियां लगभग वैनिश हो गई थी और कुछ कुछ कंपनियां जो है मर्ज हो गई। लेकिन आज जैसे टाटा डोकोमो हो गया, ये सारी चीजें जो है आज देखने को भी नहीं मिलती है। लेकिन एक इंडस्ट्री में एक एयरटेल कंपनी है जो टिकी है और बाकी वोडाफोन आइडिया जो है मर्ज होकर आज चल रही है, लेकिन फिर भी उनका जो शेयर प्राइस है वो बहुत ही मतलब नीचे गिर चुका है और उनका जो डेट रेशो है वो भी बहुत बढ़ चुका है इक्विटी के कंपैरिजन में। तो ऐसी चीजें भी जो है कंपटीशन वगैरह इंडस्ट्री में कैसे अफेक्ट कर सकती है, आपने जो कंपनी सिलेक्ट करी है उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक एनालिसिस करना चाहिए। फोर्थ फैक्टर है यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और प्रॉफिट रेट्स। देखिए अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, सपोज स्टील इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो टाटा स्टील में, तो टाटा स्टील की जो इंडस्ट्री है स्टील इंडस्ट्री की, उसमें बाकी कंपनीज का क्या एवरेज कॉस्ट, क्या एवरेज प्रॉफिट रेट्स चल रहा है, क्या एवरेज ग्रोथ रेट्स चल रहे हैं, इन पे अगर आपने इसको कंपैरिजन किया तो आपको एक जो है ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि मैं को ये कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो भी है आपको इंडस्ट्री एनालिसिस में एक बारीक नजर रखनी चाहिए और एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेके एक अपना खुद का एनालिटिक्स करना चाहिए। अब यहाँ तक अपन ने देखा इकोनॉमिक एनालिसिस और इंडस्ट्री एनालिसिस, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कंपनी का एनालिसिस कैसे किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी का एनालिसिस कैसे किया जाए। तो कंपनी एनालिसिस में हमारा पहला फैक्टर है ग्रोथ रिकॉर्ड। तो आपको पहले देखना होगा आपने जो कंपनी सिलेक्ट करी है, आपने जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी का हिस्ट्री कैसी है, पास्ट ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं, कंपनी का जो अपकमिंग मैनेजमेंट डिसीजंस क्या होने वाले, कौन सी तरह से इवेंट्स होने वाले हैं, जिन चीजों का जो है पास्ट और प्रेजेंट और इसका जो है फ्यूचर कैसे ग्रोथ अफेक्ट होने वाला है और ग्रोथ का जो रिकॉर्ड है, जो ट्रेंड है कैसे चलने वाला है, ये सारी चीजों का जो है आपको एक थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ तो भी इंफॉर्मेशन रखना चाहिए। ये सारी चीजें आप जो भी जैसे टिकर रेप हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, इन सारी चीजों पे जो है आपको न्यूज सेक्शन में या इवेंट सेक्शन में जो है इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि
आपको एक बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स पढ़ने होंगे या बड़े-बड़े बुक लिस्ट पढ़ने होंगे, इसका कोई इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर जब आप ब्रीफ भी इन्फॉर्मेशन ले लेते हो, जैसे वेबसाइट्स हो गए, टिकर रेट, मनी कंट्रोल, या अगर आप कोई ब्रोकर का जो यूज़ करते हो, उसमें भी अगर कोई रिकॉर्ड्स मिलता है, तो इन सारी चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए और इसका जो है ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको लेते रहना चाहिए। नेक्स्ट आ गया हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन, बुक वैल्यू कैसा है, कंपनी कितना कमाती है पर शेयर, ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर क्या चल रहा है, ये सारी चीजें जो है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से मिल जाती है। और ये आपको कंपनी के सेपरेट वेबसाइट पे भी इस सारी चीजों का जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंपनी के वेबसाइट पे ना जाते हो तो प्राइवेट वेबसाइट पे भी आपको मिल सकता है, जैसे टिकर रेट, मनी कंट्रोल, इन सब चीजों पे भी जो आप अगर कंपनी का नाम सर्च करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सर्च करते हो, तो आपको जो है ऊपर ऊपर से ही आपको जो है ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इजीली। तो आप जो है इस पे भी एक नजर रख सकते हो इजीली। और थर्ड फैक्टर जो है कैश फ्लोस, कंपनी कैसे पैसा जनरेट कर रही है और उसको कैसा यूज कर रही है। मतलब कंपनी कंपनी अगर सपोज समझ ले 1,000 करोड़ रुपए जनरेट कर रही है कैश फ्लो एज अ रेवेन्यू। बोलने का मतलब यही है, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो कि कंपनी जो ऑपरेशंस करती है उससे कितना पैसा जनरेट कर पा रही है, कंपनी जहाँ पे जो बचा कुचा पैसा इन्वेस्ट करती है उससे कितना रिटर्न्स ले पा रही है, कंपनी का जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उससे कितना पैसा जो है प्लस माइनस हो रहा है। तो इस सब चीजों से आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगी कंपनी किस तरह से, अगर कंपनी का जो कैश फ्लो जनरेशन रेशियो है अगर ग्रेटर देन 1 है, तो कंपनी एक गुड कैश फ्लो, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कंपनी के पास कैश एक्सेस में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। ये सारी चीजों का जो है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो फोर्थ फैक्टर है फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट एनालिसिस। जैसे आपको सबको पता होगा, आज के डेट पे हर क्वार्टर में हर कंपनी जो है क्वार्टर वाइज एक अर्निंग्स रिलीज करती है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है रिलीज करती रहती है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह रिलीज होती है, इन सब चीजों का जो है मार्केट पे बहुत सारा एक अच्छा इफेक्ट आता है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अर्निंग्स अच्छे आते हैं क्वार्टर वाइज भी, तो कंपनी का शेयर प्राइस है जो ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर वही चीज का अगर कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, तो कंपनी का शेयर प्राइस भी जो है नीचे गिर सकता है। तो इस चीज का जो भी है अर्निंग्स रिलीज वगैरह, इसका भी एक बड़ा इफेक्ट पड़ता है कंपनी के शेयर प्राइसेस पे। और दूसरा उसमें है मैनेजमेंट। तो अभी यदि आप देखिए मैनेजमेंट कैसे चलता है, कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस चल रहा है, कंपनी कैसे चल रही है, कंपनी को कौन चला रहा है। अभी जैसे बहुत लोगों का ऐसा होता है कि टाटा ग्रुप में बहुत जो लोग इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते, जो टेक्निकल बोलो फंडामेंटल्स नहीं कर पाते, तो वो लोग रतन टाटा सर के नाम पे भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको जो है ट्रस्ट है मैनेजमेंट पे। रतन टाटा के सर की वजह से जो है उनको एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, और ट्रस्ट का जो है कंपनी को इस चीज का फायदा होता है। तो आपको मैनेजमेंट का भी एक थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए, जैसे इन्फोसिस पे रखा और टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया। तो ये सारी चीजों का जो है कंपनी का आपको एनालिसिस करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने समझा कि कितना पैसा लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, और कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए, क्या क्या एनालिसिस करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पैसा लगाने के बाद और पैसा लगाते वक्त उसके बाद कंपनी पे कैसे मॉनिटर करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों पे आपको जो है वॉच रखना चाहिए। तो देखिए समझते हैं, तो इन्वेस्ट एंड मॉनिटर वाला सेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ए बी सी ऐसे 3 कैटेगरीज में जो है यहाँ पे आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। तो पहला जो है मेजर न्यूज़ रिलेटेड टू कंपनी एंड इंडस्ट्री। तो आपको एक चीज पे एक मॉनिटर करना चाहिए, जो कि कंपनी रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है क्या, कोई फ्रॉड वगैरह का जो है कंट्रोवर्सी होने वाली है। सपोज अभी रिसेंटली अडानी ग्रुप के बारे में एक न्यूज आया था, जिसके कारण जो है 10% और 10% ऐसे ओपनिंग बेल में ही जो है कंपनी का जो है वैल्यू गिरते जा रहा था और लोअर सर्किट हिट होते जा रहा था। तो ऐसी चीजों का जो है आपको नजर रखना चाहिए कि कंपनी के बारे में कोई कंट्रोवर्सी होने वाली है, क्योंकि अगर कंट्रोवर्सी आती है तो किस तरह से कंट्रोवर्सी होने वाली है और उसका कैसे इफेक्ट हो सकता है, कंपनी पे एडवर्स होगा या फेवरेबल होगा, इन चीजों का जो है आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हो गया बी कैटेगरी, जैसे कोई इवेंट्स हो गए, जैसे कंपनी ने अर्निंग रिलीज करने वाली है, कंपनी डिविडेंड इशू करने वाली है, कंपनी बायबैक लाने वाली है। तो अभी रिसेंटली एक आईटीसी का डिविडेंड इशू हुआ था, जैसे 5.75 पर शेयर। तो ये पीरियड में जो होता है ना, करेक्शन होकर कंपनी का एक एक्स प्राइस, इसको जो 5.75 होता है कंपनी का एक्स डिविडेंड प्राइस होता है, तो जो डिविडेंड अनाउंस करने के बाद एक करेक्शन होकर जो है 5.75 रुपीज से कंपनी का जो है शेयर कम हो जाता है। तो ऐसी चीजों का भी जो है आपको ध्यान रखना चाहिए और देखते रहना चाहिए कंपनी का कैसे अफेक्ट हो रहा है और मार्केट वैल्यू इसके हिसाब से कैसे फ्लक्चुएट हो रही है। थर्ड फैक्टर आके हो गया हमारा डिसीजंस और अनाउंसमेंट्स बाय पॉलिटिकल गवर्नमेंट, और आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, सीडीएसएल, एनएसडीएल। तो इन सबका जो है नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, सर्कुलर्स आते रहते हैं। इन सबका जो एडवर्स इफेक्ट बोल सकते हो या फेवरेबल इफेक्ट बोल सकते हो, किस तरह से जो है कंपनी को या इंडस्ट्री को कैसे फर्क पड़ने वाला है, कैसे उस पर जो है चेंजेस होने वाली है, इन सब का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान आपको रखना चाहिए। सारी चीजों का जो है आपको ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं करना है कि एक कोई आपको ब्रीफ बड़ा सा डॉक्यूमेंट लेना है या उसको पढ़ते रहना है, 200-300 पेजेस पढ़ने पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप न्यूज़ भी देखते रहते हो या आप गूगल पे भी सर्च करते हो, कंपनी सर्च करके और उसके बाद में फ्रॉड या ऐसा कुछ सर्च कर लोगे, तो आपको जो है इसके बारे में ब्रीफ में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा और आपको जो है इजीली डेटा अवेलेबल हो जाएगा।
तो आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं लास्ट सेक्शन ऑफ दिस सेशन, प्रॉफिट्स और मिनिमाइज लॉसेस। देखिए, कोविड-19 के वक्त में जो है मार्केट बहुत गिर चुका था और उसके बाद जो है मार्केट बहुत बढ़ने लग गया और एकदम बुल फेज आ गया था और 3 से 4 महीने तक का वो बुल फेज जो है कंटिन्यू हो रहा था। लेकिन और इस पीरियड में जो है बहुत से जो नए-नए ट्रेडर्स हैं, जो नए-नए इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने मार्केट में एंट्री ली। लेकिन अगर आपको बुल फेज में जो प्रॉफिट होता है उससे तो ठीक है, लेकिन आप बेयर फेज जब आएगा, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हिस्ट्री जो है रिपीट होती रहती है। मतलब आज अगर बुल फेज है तो कल बेयर फेज भी आने ही वाला है। इसको आप ध्यान में रखते हुए जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके मुताबिक अगर आप समझ लो, आज जो ट्रेडर प्रॉफिट्स बुक देखते हुए एक शेयर प्राइसेस को जो बुल फेज में देखते हुए जो इन्वेस्ट करता है और आज से 10 गुना 20 गुना पैसा कमा के निकल जाता है। लेकिन वही वही पैसा अगर उसने बेयर फेज में गवा दिया तो उसका जो इंटरेस्ट जो होता है वो लूज होते जाता है। इसके लिए जो है आपको बेस आपके जो है बिल्ड करने चाहिए अच्छे से, और एक जो है टेक्निकल एनालिसिस बोलो, फंडामेंटल एनालिसिस, इन सारी चीज़ों पे जो है एक ध्यान रखना चाहिए। और टाइम टू टाइम जो है आपको प्रॉफिट्स या लॉसेस जो है बुक कर लेने चाहिए। अगर कोई कंपनी एकदम गिरने वाली है, जैसे कोविड-19 आया था तो बहुत सारी कंपनीज का जो है एकदम ही सपोज समझ 150 से 2-2 3-3 रुपए तक पे भी आप आ चुके थे। तो ऐसे टाइम पे आपको स्टॉप लॉसेस लगाने चाहिए, आपको जो है प्रॉफिट्स मिनिमाइज़ करनी चाहिए। मतलब एकदम से ₹0 पे जाने से अच्छा 100 का 50 हो गया तो चलेगा, लेकिन 100 से 0 हो गया तो पूरा ही घाटा हो जाएगा। और आपको जो है कंटिन्यूअस एक फ्रीक्वेंट बेसिस पे जब भी आपका थोड़ा लगेगा कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, सपोज आपने 20 शेयर्स खरीदे थे बीएसई के, तो आपको जो है थोड़ा जाके आपको मिल रहा है 30-40% का रिटर्न, तो आपको बुक कर लेना चाहिए 5-10 शेयर्स का, और 5-10 शेयर्स जो है आपको होल्ड कर लेने चाहिए। और कभी-कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आपको प्रॉफिट लॉसेस दोनों दिख जाते हैं, तो आपको जो एक हेजिंग पोजीशंस लेनी चाहिए और आपका जो है लॉसेस मिनिमाइज़ करना चाहिए और प्रॉफिट्स टाइम टू टाइम फ्रीक्वेंटली आप आपके हिसाब से बुक कर लेना चाहिए, ताकि आपका जो इंटरेस्ट जो है मार्केट में बना रहे और आप जो है सस्टेनेबली जो है ग्रो कर सको मार्केट में। ताकि बहुत से लोगों का कैसा होता है, अगर थोड़ा-सा लॉस दिख गया, तो मार्केट में इंटरेस्ट उनका जो है लूज़ हो जाता है और मार्केट से वो एग्ज़िट ले लेते हैं। तो आपको जो है टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स लॉसेस इन पे वॉच रखनी चाहिए और जो है टाइम टू टाइम इसको बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट जो है एक जुआ नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट के जो प्राइसेस जो है वो एक अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड होते हैं और जो बहुत सारी फैक्टर्स जो है उन पे डिपेंड होती है। ये ऐसा नहीं है शेयर मार्केट में कि आज पैसा उठा और कल पैसा गया, आज ₹10 लगाए कल के कल ₹1000 बनेंगे, ऐसा शेयर मार्केट में कभी नहीं होता है। तो आपको जो है इस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए और मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और आपका जो एनालिसिस कंटिन्यू करना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और कनेक्ट कीजिए हमारे साथ। थैंक यू।